पानी लेने के लिए नया तलाब हो गया, पानी लेने के लिए और लीजिए। टाइम ओवर हो गए हैं, काफी करने के लिए आपको छोड़ दीजिए। जल्दी कर चलिए। अब आप सुनिए, आपको कल मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर कहते किसे और कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। सही है, सबका अपना बनाते रहो, जिसका भी नहीं बना है और जिसका बन गया अब वहाँ ध्यान से सुनो और सीखो। तो आपने बेटा जब हमें समझाया कि ट्रांसफार्मर हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप डाउन। अब हमने आपको कल इतना पढ़ाने लिखाने के बाद पूरा 7-8 पॉइंट समझा रहा हूँ कि ये बातें हमको इसमें से तैयार करनी है। आप जितनी बातें करके शुरू हो और उन सभी प्रश्नों का तो मैं जवाब मिलना शुरू हो गया, तो आओ एक एक करके डील करें। अब हमने कल कहा था बेटा कि जो ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। हमने कहा था इनकी संरचना, इनका सिद्धांत और इनकी क्रिया इन तीनों में
कोई सबका सिद्धांत, सबकी रचना और सबकी क्रिया प्रणाली एक जैसी है। और हमने ये भी कहा था कि बेटा ये जो लो वोल्ट को हाई में या हाई वोल्ट को लो में कन्वर्ट करता है, यह इस पर डिपेंड करता है कि आपने इनपुट किस वाले कॉइल में किया है और आउटपुट किस वाले कॉइल से हो रहा है। ठीक है? तो अभी ये सारी चीजें अब यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं। एग्जाम में आपको जो पूछा जाएगा कि फला, जैसे कि कह दिया स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि समझाओ, तो आप रचना प्रिंसिपल को सब एक ही बताएंगे। लेकिन जब इंजीनियरिंग में आओगे तो खाली स्टेप ऑफ का समझाओगे। इसी तरह अगर पूछा है स्टेप डाउन का तो ये तो वही रहेगा। लेकिन जब आप इसका पूछा गया तो इसका समझाओगे। तो अभी हम लोग सबका पढ़ रहे हैं संरचना की वो ठीक है बेटा? अब आओ देखो कैसा होता है। इसको देखने के लिए सबसे पहले तुम अपनी दृष्टि अपने गांव के ट्रांसफार्मर पर ले जाओ। तो तुम्हारे गांव में, तुम अपने गांव में चाहे शहर में जहाँ भी रहते होंगे तो देखा होगा कि छोटा या बड़ा, आयताकार या बेलनाकार, माने भिन्न भिन्न आकार का आपको ट्रांसफार्मर दिख जाएगा। जैसे आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा होगा तो उस पर आपके गांव की आबादी अगर 400 की है तो 400 लोगों ने कितना, 400 में से कितने लोगों ने बिजली का कनेक्शन लिया है और कितने किलोवाट का लिया है, उसी आधार पर ट्रांसफार्मर गवर्नमेंट उनको देती है। जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव में किसी टोला या मोहल्ले में, ध्यान से सुनना है, एक बात तुम्हारे काम आने वाला है क्योंकि आज तक तुम ये चीज़ जानते नहीं हो। तो तुम्हारे गांव या टोले में 100 घर है और 100 घर में सबने 2-2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, तो बताओ लोड हो गया 200 किलोवाट का। तो 200 किलोवाट का हुआ तो जब ट्रांसफार्मर उस एरिया में आएगा, सरकार 200 लोग को कनेक्शन देगी, 100 लोग को, तो जितने लोगों ने अप्लाई किया है 2-2 किलोवाट का, तो 200 किलोवाट का हो गया। तो वहाँ ट्रांसफार्मर 200 किलोवाट का एलान हुआ। आगे बस कितने का? 200 किलोवाट का। अब आपको ये पता चल गया कि अगर 200 से ज़्यादा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं बिजली का, तो इसका मतलब है कि उसका लोड ट्रांसफार्मर की क्षमता से ज़्यादा पड़ रहा है और वही ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करेगा, यानी उड़ेगा। दिमाग काम कर दिया आपको? अब जैसे ये चंदौली है, अब चंदौली में देखोगे तो अब जैसे ये वार्ड नंबर 6 है, अब इसमें कितना पॉपुलेशन रहता है, कितने लोग बिजली विभाग के कंज्यूमर हैं, उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर अलॉट होगा। अब जैसे यहाँ गंगा रोड पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो 400 केवी का है, यानी 400 किलोवाट का है। इसका मतलब 400 किलोवाट तक का लोड वहाँ से सैंक्शन हुआ है और उस पर 400 से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, अब आगे के लिए जो ट्रांसफार्मर अलॉट होगा तो वहाँ की आबादी को देखकर, इसलिए अब आप चंदौली में देखोगे तो हर मोहल्ले में हर जगह ट्रांसफार्मर अलग अलग लगा होगा। ऐसे ही आपके गाँव में भी है। तो पहले ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया आपको कि ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर आप कोई भी लो उस पर कितना भी लोड डाल दो, ऐसा नहीं। इसीलिए कैसा ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है उसके अनुसार उसकी आकृति बनाई जाती है। जैसे बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर है तो देखना प्राय आयताकार होगा। सड़क पे जाओगे क्लियर हो रहा है आपको? आप अपने गांव में देखना
जब रिलायंस वाले बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो देखना और उन्होंने 5-5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर बेलनाकार बनाया होगा जो एक खंभे पर ऐसे खड़ा होगा। राइट है। अब वो 5 किलोवाट का है, इसका मतलब अगर 1-1 किलोवाट का कनेक्शन वो देगा तो केवल कितने कंज्यूमर को देगा? 5। आप समझ आ रहे हैं? आपके घर में भी ट्रांसफार्मर है जो कल मैं बता रहा था स्टेबलाइजर में। स्टेबलाइजर की बॉडी खोल के जरा ऊपर का ढक्कन हटा दो तो तुमको ऐसा पतले पतले तारों का इतना बंडल मिलेगा। ऐसा ही मिलेगा। अब आओ, अब हम तुम्हें ट्रांसफार्मर बाहर से दिखा दिए हैं, अतः वहीं से शुरू करते हैं। अब सीखना है पहले ट्रांसफार्मर का जो ये अलॉटमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो गया आपको? अब आओ दूसरा। देखो बेटा, अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर की संरचना का अध्ययन करें तो पाते हैं कि ट्रांसफार्मर आवश्यकता अनुसार भिन्न आकार का होता है। यानी इसकी बाहर से बॉडी आयताकार या वर्गाकार, ठीक है, बेलनाकार बनाई जाती है और उसकी यह बॉडी किसी न किसी मेटल की बनी होती है, यानी धातु की। वो प्लास्टिक की नहीं बनती बेटा, किसी मेटल की बनी होती है। अब आ गया आपको? अब उस मेटल की बॉडी में बाहर से ही देखना तो एक तरफ से देखना बड़ी बड़ी 3 टूटियां निकली होती हैं और दूसरी तरफ देखना जहां से करंट निकलकर तुम्हारे गांव में जाता है उधर देखना 3 छोटी छोटी टूटियां निकली होती हैं। क्या समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये देखो आपका ट्रांसफार्मर है बाहर से आता का, तो देखना इसके 6 पर ऐसे 3 पे बड़ी बड़ी टूटियां निकली होंगी। इसमें देखना इंसुलेटर चीनी मिट्टी का लगा होगा और इसी में से खंभा पर जो वायर आया होगा ऐसे 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 जुड़ता। और दूसरी तरफ देखना इससे छोटी छोटी 3 टूटियां ऐसे निकलती हैं और इसमें से देखना वायर निकल के अब दूसरे खंभे पे जाता है जो गांव में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा होता है कि तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला सर्किट अलग है और ये वाला जो आपको इस चित्र में देखिएगा। अभी हम बाहर में थे इसलिए पहले बाहर समझा रहे थे। कंफर्म हो गया इतना बेटा? यदि हम किसी भी ट्रांसफार्मर की रचना का अध्ययन करें तो पाते हैं कि यह ट्रांसफार्मर आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न आकार की बनाई जाती है। यह बाहर से देखने में आयताकार या वर्गाकार, परंतु इसकी बॉडी ठीक है। बाहर से देखने पर ही करंट जहां से इनपुट की जाएगी यानी जिस धारा को बदलना है उसको इसमें भेजी जाएगी, उसका सर्किट का इनपुट डिवाइस अलग होता है और जहां से करंट आउटपुट जहां से प्राप्त की जाएगी। आप यहाँ बैठे बैठे इमेजिन करो तो आपको ये सब दिख जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसकी सर्किट अलग है। अब अगर हम भीतर से देखें तो भीतर से हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। अब क्लियर हो रहा है? अब बाहर का काम खत्म हो गया। यहाँ पर कोई डाउट? अब चलो इतना इंग्लिश में सुनो। If we study the structure of any transformer, either it is a step or one step down, it doesn't matter, because their structure, principle and mechanism, all of these are based in the same function, on the same principle. They are not varied to each other. Only they are varied according to their work. Understood? Yes. So as far as the structure is concerned, so I will see any of the transformer, so then I will find externally
it is looked either rectangular or square or cylindrical in shape as it is needed in our circuit. According to that, according to our need, it was designed, and its body is consisted by the rectangle. And externally, we can see the two circuits. One is the input device, another one is the output device. Input device is just to the other side, and output device are just to in front of the other side. Because in input device, we can initiate the current, and the output device gives us the current after the transformation. The voltage. Clear हो गया? अब इंटरवली कैसा दिखेगा, अब वो बताते हैं। अब अगर हम इस ट्रांसफार्मर के अंदर का अध्ययन करें तो पाते हैं कि ट्रांसफार्मर की आंतरिक रचना ऐसी चित्रानुसार होती है। क्लियर? इसके अंदर पतले पतले धातु की पत्तियां होती हैं। ध्यान से सुनना, अभी रचना बता दे तो फिर बताएंगे कि ये पतले पतले क्यों लिया गया है, कट मोट नहीं लिया है। अंडरस्टूड? जैसे ये काफी दिखाओ, जैसे ये काफी देख रहे हो तो ये काफी इतनी मोटी है, लेकिन इसकी मोटाई बताओ इस पन्ने पर निर्भर कर रही है ना, और हर पन्ना का अस्तित्व दूसरे पन्ने से अलग है ना, तो इसीलिए इसे बोलेंगे सेपरेटेड पेजेज ऑफ दिस कॉपी, यानी हर पन्ना एक दूसरे से अब नाउ नीचे वाला भी चक्र होगा। सर को बोलो क्लास चल रहा है, थोड़ा जरूरत ना हो तो ना हो, तो क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलिए, बोलो बात समझ में आ रही है? देखो हर एक पेज जो है अपना सेपरेट अस्तित्व रखता है। तो मैंने क्वेश्चन किया कि एक इतना ही मोटा क्यों नहीं लोहा ले लिया गया, तो अभी हम इसका जवाब संरचना पढ़ ले, प्रिंसिपल में आएंगे तो सबका जवाब देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो पहले इतनी बात समझ में आ गई कि यदि हम ट्रांसफार्मर, फिर से बोल रहा हूँ, यदि हम ट्रांसफार्मर की आंतरिक रचना का अध्ययन करें तो पाते हैं कि यह ट्रांसफार्मर पतली देख रहे हो, धातु की कई पत्तियों से मिलकर बनता है और हर पत्तियां पतली होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर पत्तियां इंसुलेटेड हैं, मतलब करंट अगर इसमें जाएगा तो बस इसी में रहेगा, इससे ये सटी हुई है तो इसमें उसका करंट नहीं जाएगा। जैसे कि परिनालिका पढ़ाते हुए बताया, बेटा लैमिनेटेड या इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्या मतलब, वही आगे आपको समझ में? तो देखिए फिर से एक बार सीखिए, आओ बेटा बैठ, चलिए बेटा। तो इसमें पतली धातु की कई पत्तियां एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं और सभी पत्तियां पतली होती हैं, अर्थात इंसुलेटेड होती हैं। अब समझ में आ गया? ऐसी पत्तियों के झुंड को हम अंग्रेजी में कोर कहते हैं, इधर अंग्रेजी में लिखते हैं, यानी कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। आ गया बेटा? यानी किसे कोर कह रहे हो? एक थे को पत्ती बोल रहे हो, उस पत्तियों का इंसुलेटेड जो पत्ती का समूह हो गया, बोलो उसे क्या बोला जाएगा? यानी पतली धातु की पत्तियों का समूह। कितने लोग समझ गए? तो ऐसी पतली धातु की पत्तियां ले ली जाती हैं, ठीक है? लेने के बाद एक भुजा, देखो आमने सामने, चारों भुजा पर नहीं करना, एक भुजा, ये जो इसका साइड बना वो का, समझ आ रही है? उस पर कॉपर के मोटे वायर का, देखो यहाँ मोटा बना है और पतला बना है, तो कॉपर के मोटे वायर का
कम संख्या में फेरे बनाते हैं। तो यहाँ फेरे कम डाला हूँ और दिखाई दे रहा है। ये सबका एक एक का रहस्य है, सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। बस आप पहले संरचना को मॉडल क्लियर करना है। जो बोलना समझ आ रहा है या कठिन हो रहा है? पक्का नहीं क्लियर है? तो एक भुजा तापर के मोटे वायर मतलब अधिक क्षेत्रफल वाले वायर कम घेरे में वायर बनाते हैं और इसके ठीक अपोजिट वाली साइड पे पतली कापर वायर। अब ये सभी कापर वायर इंसुलेटेड है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पतली कापर वायर का अधिक फेरो अधिक फेरो वाली वायर बनाते और इनका इनसे कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं और इन दोनों के बीच हम कूलेंट यानी कि इसको गर्म होने से रोकने के लिए, ठंडा होने के लिए इसमें आयन डालते हैं। आप सुनोगे ट्रांसफार्मर का तेल चूल्हा, तो आयन डालते हैं और वो आयन इसे कूल करता है। तो कभी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हम गर्मी कहाँ से आ रही है, टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, साउंड कहाँ से आ रहा है। समझ आ रही है आपको? तो ये है एक कूलेंट। आगे को चलो। अब इसमें से यह एक कॉइल हो गया और यह दूसरा कॉइल, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर कुल दो कुंडलियां हैं। अब ये दो कुंडलियों में जिधर से हम धारा को इनपुट करेंगे, यानी जिधर से हम धारा को क्या करेंगे, इनपुट का मतलब निवेश करेंगे। आया बच्चों? उस वाली सर्किट को हम कहेंगे इनपुट सर्किट या इनपुट डिवाइस, राइट है? और उसे हम अपनी फिजिक्स की भाषा में कहेंगे प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल। और दूसरी तरफ वाली कॉइल जहां से हम करंट आउटपुट करेंगे, यानी जहां से हमें धारा प्राप्त होगी, तो जहां से प्राप्त होगी बेटा उसे निर्गत कहा जाएगा। तो इस वाली डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा और अपनी फिजिक्स की भाषा में या द्वितीय कुंडली। क्या हुआ, बात समझ में आ गई? अब आइए दूसरी बात समझिए। अगर हम धारा इसमें इनपुट कर रहे हैं तब ये इनपुट डिवाइस यानी प्राइमरी कॉइल कही जाएगी और इधर से आउटपुट कर रहे हैं तो यानी कि प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल जो नाम दिया जाता है वह परमानेंट नहीं है। वह इस बेस पे है कि किस डिवाइस में या किस सर्किट में आपने इनपुट किया है और किस में आपने आउटपुट किया है। क्या वो बात समझ में आ गई? तो एक कुंडली जिसमें हम धारा का निवेश करेंगे वह प्राइमरी कॉइल कहेंगे और जहाँ से धारा निर्गत होगी आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल बनाएंगे। बस यही मात्र उसकी रचना है। अब बताइए क्या पक्का क्लियर हो? अब फिर से इंग्लिश में सुनिए। If we study the any kind of transformer entirely, so we find that this entirely transformer is consisted by a number of insulated metallic plates, and these group of metallic plates are called core, which are formed by the soft iron. And a number of this kind of the plates are taken together, and then at the one side we form the coil having
the more area of insulated copper wire and the number of turns are less this number. And in just opposite of the sides, the coil which are consisted by the insulated copper wire, their area are less in comparison to this one, and the number of turns are more in comparison to this one. So this is how two different coils are formed on the opposite side of the core. Do you have any problem? No. And between them, coolant, that is the iron, that was fed. But you can watch here, there are no directly concerned, no directly relation with the primary coil to the secondary coil. And these coils are named primary and secondary coil. And this name was given on this base, that in which device or in which coil you are investing the current and from which side you are getting the current. So the coil in which you are investing the current, that one is called the primary coil or input surface. Understood? Yes. And the coil from where you are getting the current, that is called secondary coil or output surface. Okay? Yes. अब कोई प्रॉब्लम? No. सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। अब आपको इस नोट में महसूस हो रहा होगा कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes. और लेक्चर बार-बार जा रहा है वीडियो में, अपना देखिए भी लिख सकते हो। कोई डाउट है किसी को? No, sir. तो हम ज़्यादा समझाने पर काम करेंगे और आप समझ जाओगे तो खुद भी कर लोगे। कितने लोगों को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम? No. आओ। अब संरचना कंफर्म हो गई ना कैसे करना है? अब हम आपको प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं, फिर क्रिया विधि बताते हैं। दैट्स क्लियर? यस। चलिए अब सीखिए प्रिंसिपल। देखिए देखिए ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे काम करते हैं। अब हम यहाँ लिख दिए सिद्धांत। तो बेटा आप इस संरचना को देखकर आपके दिमाग में आइडिया जरूर बन गया होगा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। कैसे? जब हम यहाँ करंट डाल रहे हैं और इस कॉइल का इस कॉइल से कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर भी यहाँ से करंट आउटपुट हो रहा है, तो ऐसा तभी हो सकता है ना जब अन्योन्य प्रेरण। तो क्या पढ़े थे? इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको नहीं बताया। और अब आप चूंकि समझ गए इसलिए हम कह देंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है सबको पता है? कि जब हम दो निकटस्थ रखी हुई बंद कुंडली यदि किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन तो द्वितीय चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण वहाँ प्रेरित विद्युत तो आपको आता है। तो बस अगर कभी परीक्षा में आप लिख रहे हैं तो अब आपको कहना है कि सिद्धांत क्या है, तो यही जो आपने मुझे सुनाया वही लिखना है। क्या लिखना है? ये यह ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार यदि किसी दो बंद कुंडलियां जो एक दूसरे के निकट रखी गई हो उसमें किसी भी एक बंद कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होने के द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से वहाँ प्रेरित विद्युत इसी घटना को
पर ये वर्क करता है। Yes, sir. आगे आपको सीखना। Yes, sir. अब चलिए सीखते हैं कि यह कार्य कैसे करता है, यानी कि कैसे ये निम्न विभव को उच्च विभव में अथवा कन्वर्ट करता है। Yes, sir. अब ये बताइए, चला? Yes, sir. देखिए Yes. अब देखिए कैसे कार्य करता है। तो इस समय जो मैं आपके सामने 11वां प्रदर्शन करने, राइट, उसमें हम आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि बता रहे हैं। Yes, sir. इसकी आप एक सीख लेंगे तो दूसरा अपने से आपको आ जाएगा। Yes, sir. हालांकि मैं वो भी कह दूंगा लेकिन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आइए देखिए, अब आप पकड़िए ध्यान से, और ध्यान से पकड़ने से पहले एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, ताकि फिर बाद में इसका जवाब भी दे दूं। जो ट्रांसफार्मर होता है वह केवल प्रत्यावर्ती ही वोल्टेज को लो वोल्ट से हाई वोल्ट, हाई वोल्ट से लो वोल्ट में बदल सकता है। डीसी वोल्टेज या डीसी धारा को यह ट्रांसफार्मर नहीं बदल सकता। और जब सुना रहे थे तो ये भी क्वेश्चन गिनाए थे कि एसी को ही क्यों बदलता है, डीसी को क्यों नहीं बदलता है, राइट? तो हम इसका भी जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बात समझा दें। इसीलिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस वाली सर्किट से हमने एसी ही मेंस जोड़ा है, और यहाँ अगर आउटपुट हो रही है तो यहाँ भी एसी ही है। तो पहले इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे कि कोई भी ट्रांसफार्मर, चाहे वो स्टेप अप है अथवा स्टेप डाउन है, वह केवल प्रत्यावर्ती ही धारा के वोल्टेज को बदल सकता है। निष्ठ धारा की वोल्टेज को नहीं बदल सकता, यानी केवल एसी वोल्टेज। अब उसमें अगर यह लो वोल्ट की करंट को हाई वोल्ट की करंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो बताइए ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब इसमें हो क्या रहा है? अब देखिए हो क्या रहा है। पहले यहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करूँ। जब किसी भी ट्रांसफार्मर को, एक एक शब्द पर ज्यादा ध्यान दें, जब किसी भी ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में यूज करना चाहते हैं, तब हमेशा करंट का इन्वेस्टमेंट यानी करंट का इनपुट हम कम फेरे वाली संख्या वाले कॉइल में करते हैं, और जो अधिक फेरे वाली कॉइल होती है वहां से हम आउटपुट लेते हैं। क्यों इस सब का प्रिंसिपल बताएंगे, लेकिन पहले आप समझते रहिए के बाद क्लियर होगा। एक सुनिए, जब हमें ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल करना होता है, तब हम करंट का इनपुट यानी करंट का निवेश हम कम फेरे वाली कॉइल में करते हैं। और जो निवेदक का काम है वह अधिक फेरे वाली कॉइल से तभी ये लो वोल्ट कन्वर्ट कर पाएगा।
Yes, sir. और जब हम स्टेप डाउन के रूप में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना चाहते हैं तब यही कार्य उल्टा यानी तब हम इनपुट करेंगे और आउटपुट करेंगे। समझ में आया क्यों मैंने कहा रचना नहीं होती है? आगे आपको इतनी बात है यानी कि हम इनपुट इसमें कर रहे हैं और आउटपुट इसमें। उसी के अनुसार हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन का कार्य करेगा। तो अगर हम धारा का निवेश कम फेरे वाली कॉइल में कर रहे हैं और निर्गत अधिक फेरे वाली से कर रहे हैं तो उस समय आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करेगा। और अगर आप अपना निवेश अधिक फेरे वाली कॉइल में कर रहे हो और आउटपुट कम फेरे वाली से कर रहे हो तो ये करेगा। अब ऐसा क्यों? तो आपको पता है, आपको फैराडे का सेकेंड लॉ पता है कि हम जानते हैं कि कुंडली में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स परिवर्तन की होता है। और आपने कहा म्यूचुअल इंडक्शन में जब तक फ्लक्स नहीं बदलेगा ये इंडक्शन तो होने वाला नहीं है। अब आप बताओ कि यहाँ जो भी फ्लक्स बदलेगा उसी फ्लक्स के कारण ना यहाँ अन्योन्य प्रेरण होगा। और जिस दिन अन्योन्य प्रेरण पढ़ाया गया उस दिन बताया गया कि पहले कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली के बराबर है। आपको चार परिभाषा दी। इसका मतलब कि जो फ्लक्स में परिवर्तन होना है बताओ ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो बताओ ये जो सीधे सीधे जो आप वोल्टेज इनपुट कर रहे हो बताओ वो सीधे सीधे फेरों की संख्या पे यदि कि फेरे कम होगी तो वोल्टेज कम होगा और फेरे अब आपको शायद समझ आ गया कि हम उस साइड में फेरे ज्यादा क्यों रखते हैं और जहाँ निवेश कर रहे हैं वहाँ फेरे पकड़ में आ रहा है। अब आइए देखिए क्या होता है। अब आपको यहाँ से देखना आपको एक चक्कर प्रत्यावर्ती धारा की पूरी कहानी होती है कि आप जानते हो कि प्रथम आधा चक्र में धारा हमको धनात्मक मिलती है। तो जो प्रथम चक्र में ये धारा है बताओ ये धारा धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे और आपको कॉन्सेप्ट आता है कि धारा में परिवर्तन होने पर क्षेत्र बदलेगा। तो आप जिस धारा का निवेश कर रहे हो बताओ वो धारा प्रथम अर्ध चक्र में जितनी मिलनी है दूसरी अर्ध चक्र में वही धारा परिमाण में तो वही मिलनी है लेकिन पट्टी में ये आपको आता है। और ये धारा लगातार असमान होती है। बताओ धारा जो निवेश कर रहे हो वो बदल रही है कि नहीं बदल रही है? और आपको ये भी पढ़ाया गया कि एक चक्र के बाद औसत शून्य हो जाता है। सब याद होगा आपको। तो इसलिए जब धारा इसमें आप निवेश करते हो तो धारा के मान में बदलाव होने से बताओ चुंबकीय फ्लक्स बदलता है और इसी चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से इस द्वितीय कुंडली में प्रेरित वो जो विद्युत प्रवाह बल पैदा होता है वो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ फेरे ज्यादा यहाँ पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज निवेश किए गए वोल्टेज से ज्यादा। समझ में आ रहा है? अर्थात लो वोल्ट किसमें बदल जाता है? हाई वोल्ट।
ठीक है? Yes, sir. अब देखो, हमने तुमको एक बात और बताई थी कि जब आप लो वोल्ट की करंट को इनपुट करोगे तो वोल्टेज के लो होने पर धारा का मान कुछ हो जाएगा। Yes, sir. याद है कि नहीं? Yes, sir. हमने पिछले दिन कहा था इस बार। Yes. आज मैं वो प्रूव भी करूंगा। तो पहले यहाँ समझिए ये क्यों निम्न होने जा रहा है, पकड़िए। तो देखिए, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा ये धारा लो वोल्ट में है और जब आउटपुट हुई है तो Yes, sir. बताओ धारा, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि जो लोगों को वास्तव में समझ में आ रहा है। ये निम्न वोल्ट है Yes, sir. और जब वोल्ट निम्न होगा तो धारा उच्च हो जाएगी। Yes, sir. यानी कि हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्न वोल्ट की उच्च धारा को उच्च वोल्ट की निम्न धारा में परिवर्तित। अब ऐसा कैसे होगा? तो बताओ, धारा के मार्ग में रुकावट प्रतिरोध और आप सब बच्चे पढ़े हुए लोग कि प्रतिरोध क्षेत्र का तो यहाँ हमने मोटे वायर यूज किए थे। तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा होने से प्रतिरोध तो ज्यादा धारा जाने धारा ज्यादा जाने की। जब धारा ज्यादा मान की जाएगी तो धारा बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब इधर बताओ, इधर हमने पतले वायर यूज किए थे। तो बताओ इधर का एरिया कम है तो प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो धारा में रुकावट ज्यादा, तो धारा जो निकलेगी वो दुर्बल मान की होगी और फेरे ज्यादा है अतः वोल्टेज हाई हो जाएगा। अब ये रहा समझ में आ गया कि हम मोटे वायर क्यों लगाएंगे तो हम पतले क्यों लगाएंगे? कितने लोग पता है? लेकिन अब इसी चीज को मैं प्रिंसिपल से बता रहा हूँ। आपको भी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया कि किसी भी विद्युत परिपथ की शक्ति E और I के गुणनफल से निकलती है। जितनी शक्ति आपके प्राइमरी कॉइल की है उतनी ही शक्ति सेकेंडरी कॉइल, यानी कि दोनों निवेश वाले परिपथ की शक्ति और निर्गत वाले परिपथ की शक्ति। निवेशित परिपथ की शक्ति, परिपथ की शक्ति और निर्गत परिपथ की शक्ति। अरे बेटा, अब हम बताओ, अगर शक्ति को डिनोट कर दे P से और निवेश को इनपुट से तो PI बराबर PO, यानी कि पावर ऑफ आउटपुट सर्किट। कंफ्यूजन है? जिसको दिक्कत है वो इसी संकेत को ये भी लिख सकता है, PP बराबर PS, यानी प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति। आ रहा है? अब तो शक्ति बराबर V I। अभी ड्राइव में जाने से पहले मैं थोड़ा पहले समझा रहा हूँ, कन्फर्म हो? बताओ, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो V बराबर P बटे I हो जाएगा। अब बताओ, ये वोल्टेज धारा के व्युत्क्रमानुपाती। अगर वोल्टेज लो होगा तो धारा हाई होगी और वोल्टेज हाई हो गया तो दिख रहा है? ये बात मैंने मैथमेटिकली बताया, लेकिन इसका रीजन यहाँ है, जो रीजन यहाँ दे चुका हूँ कि जब धारा हम निवेश किए थे लो वोल्ट को तो उसकी प्रबलता ज्यादा क्यों थी, और जब आउटपुट हाई वोल्ट में हुई तो उसकी दुर्बलता क्या?
अर्थात जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वह निम्न वोल्ट की उच्च धारा को उच्च वोल्ट की धारा में बदलेगा। आगे और जब धारा वोल्टेज लो रहेगा तो धारा उच्च होने की बात दो तरह से समझाई जा सकती है कि दोनों परिवर्तकों की शक्तियां समान हैं। धारा बताओ वोल्टेज धारा के व्युत्क्रमानुपाती तो वोल्टेज लो होने पर धारा बढ़ जाएगी और वोल्टेज के बढ़ने पर धारा क्लियर हो रहा है आपको? अब इसी बात को ऐसे भी समझ लो, जैसे यहाँ लिखो बोलो P बराबर V इंटू I, लो मैं I को बड़ा से कर रहा हूँ। यहाँ भी देखो V इंटू I, बताओ ये प्राइमरी में निवेशित वोल्टेज, प्राइमरी में जाने वाली बोलो सेकेंडरी में होने वाली वोल्टेज, ठीक है। आप जैसे कल्पना करो कि अब इसका देखो, अगर इसका वोल्टेज मान लो 10 है, ये लो वोल्ट वाली बात है, और धारा मान लो 16 एम्पीयर है, तो बताओ इस परिवर्तन की शक्ति कितनी है? तो यही 160 शक्ति बताओ इसकी भी होनी चाहिए। तो अब अगर ये लो वोल्टेज रहा है तो ये हाई भी होगा। बोलो समझ आ रही है कि नहीं? अगले देखो 10 है और ये 16, सबको बैठा तो इसकी शक्ति कितनी होगी? अगर ये 10 वोल्ट को 160 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया तो ये 10 वोल्ट तो बताओ वोल्टेज देखो हाई वोल्ट लो करेंगे, पकड़ना है? और मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझना ध्यान से। अब ये बात समझाने के लिए सबसे सरल तरीका है, बस आप थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि कुछ लोग यदि इस बात को कॉन्सेप्ट याद उनको नहीं है तो भी वो इस बात को समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और ये आपको अच्छी तरह समझा देगा। जैसे मान लो कि ये इनपुट की गई शक्ति है और ये आउटपुट सर्किट की शक्ति है, दोनों परिपथों की शक्तियां समान होती हैं। तो अगर इसकी शक्ति निकाले तो ये 160 होगा, यानी 160 वाट। इसमें वोल्टेज तुम्हारा है 10 और धारा है 16 एम्पीयर। आप ये बताओ लो को हाई में बदल लिया तो 10 वोल्ट को इसने बढ़ा के कितना कर दिया? तो बोलो धारा 1 एम्पीयर हो गई। ऐसे मान, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 160, तो यहाँ भी तो दोनों का गुणनफल 160 ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तो बताओ 160 में कितने का गुणा कर दे 160 आ जाए, यानी कि ये 10 वोल्ट 160 वोल्ट में बदल गया और 16 एम्पीयर की करंट। तो बताओ यहाँ वोल्टेज लो से हो गया हाई भी हो गया, करंट जो हाई थी आगे आपको बात समझ में? और अगर जो बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उनको यहाँ एक क्लू भी मिल गया कि वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ा है उसी रेशियो में करंट घटा है। देखो ये 16 गुना हो गया है कि नहीं? ये धारा बोलो 16 पार्ट हो गया है कि नहीं? कुछ नया दिमाग में कि मैं ये डाटा क्यों बता रहा था? ये वो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बता रहा था कि जब आपको ऐसी चीजें मिले तो आप प्रिंसिपल की मदद से डायरेक्ट काम कर सकते हो। जैसे कि ये जितना गुना इसका है
उतना हिस्सा करंट का हो जाएगा। किस बेस पे कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों की शक्ति जैसे गणित में कहते हो ना कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, या एक ही में करते हो तो कहते हो 2 से ऊपर गुणा करने पर। तो ये जितना टाइम्स मोर हो गया, बताओ करंट इंटरनेट टाइम्स उसका पार्ट हो गया। मतलब मैं हिंदी में कहूँ तो वोल्टेज जब गुना बढ़ गया, धारा उतना हिस्सा हो गया। सामने देखो ये 10 का 160 16 गुना हो गया, और 16 का देखो 1/16 भाग हो गया। 16 से 16 कट गया, 1 एम्पियर आ गया कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? तो यही वजह है कि निम्न वोल्टेज की उच्च धारा जब उच्च वोल्टेज में बदलती है तो वह धारा निम्न में बदलती है। ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया, और फिजिकली देखो यहाँ से प्रूव किया कि कम फेरे वाली जो कुंडली है उसमें जो वायर बनाया गया है वह अधिक क्षेत्रफल वाले तार का बनाया गया है, और अधिक क्षेत्रफल हो जाने से उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम होने पर यह धारा को ज्यादा जाने देगा, इसलिए धारा उच्च हो जाएगी। और जो कम फेरे वाला, जो ज्यादा फेरे वाली कुंडली है वो लोग उसका निर्माण पतले वायर से किया गया है, उसका क्षेत्रफल कम है, अतः प्रतिरोध ज्यादा होने से धारा में रुकावट ज्यादा डाली जाएगी, जिसके कारण गुजरने वाली धारा दुर्बल हो जाएगी, अर्थात कितने लोग आगे ग्रुप ने उठाना है आगे इसका जवाब आ गया। तो क्रियाविधि कंफर्म हो गई। अब आपको समझ आ गया ना कि अगर मैं यही काम उल्टा करता, यानी कि अगर मैं यही काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में करता, तो बोलो यहाँ इनपुट करता और यहाँ आउटपुट करता, तो आप जितना भी वोल्टेज की करंट यहाँ डाउन इनपुट करते, अनुरोध प्रेरक से जो यहाँ पर विद्युत वाहक पर या वोल्टेज जनरेट होता, बताओ अब फेरे की संख्या में समानुपाती है। तो यहाँ फेरा कम होने से वोल्टेज डाउन हो जाता होता या नहीं होता? और यहाँ पतले तार थे, यानी क्षेत्रफल कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, अतः धारा यहाँ लो थी, लेकिन यहाँ पर बताओ तार मोटा है, एरिया ज्यादा है, प्रतिरोध कम है, अतः जब ये धारा आउटपुट होती तो वो लोग उच्च मान की होती। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक से भी समझ लेंगे तो दूसरा अपने से आ जाएगा। आया कि नहीं? कितने लोग को दोनों आ गए, स्टेप अप का और स्टेप डाउन का, ग्रुप ने उठाना है भाई, पक्का? तो मैं डेरिवेशन शुरू करूँगा, कोई दिक्कत है? अब यहाँ से डेरिवेशन मिटाते नहीं सब। क्लियर हो गया सभी? चलिए डेरिवेशन करें। क्या अभी दिक्कत हो गया किसी को? माना हो गया बेटा? माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1, ठीक है? प्रवाहित धारा यानी विवेशित धारा I
और निवेशित वोल्टेज Vp है। कंसिडर दैट primary coil has N1 turns N1 number of turns and input current Ip and voltage V। हो गया बेटा? इसलिए सिद्धांत अब यहाँ से डेरिवेशन अभी भी समझने में दिक्कत है किसी को? अब देखो बेटा समूह में एम्पलीफायर को बुलवाएंगे। अब यहाँ देखो पूछो जो नहीं आ रहा है ओवर चैप्टर क्वेश्चन अब लिख दिए के कार्डिंग को बेसिक सुन के लिख लोगे ना तुम? हम कौन से बोलो क्या फिर अब तुम किरचॉफ के सेकंड लॉ से जानते हो कि यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, अतः E बराबर E हो गया पक्की। तो चाहे हम E लिखे चाहे तो बोलो R अब आपने यहाँ कहा है कि यहाँ पर वोल्टेज इनपुट किया गया है Vp और इसमें फेरों की संख्या है इक्वेशन नंबर। अब जो आपने यहाँ धारा प्रवाहित किया उसके कारण फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स से यहाँ से आउटपुट होगा। कोई डाउट? हो गया क्वेश्चन? अब नीचे धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाहित करने पर हो गया फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली पर उत्पन्न विभव Vs यहाँ लिखे हुए विभव और धारा Is आउटपुट होती है तथा कुंडली में फेरों की संख्या कुंडली में फेरों की N2 after passing the current in the primary coil magnetic flux is changed by which the mutual induction occurs in secondary coil by which EP voltage
VS voltage, IS current, IS current comes out from the output circuit. Where the number of turns is required is N2. समझ आ गई? क्या बोला मैंने? फिर से वर्ड सुन लीजिए ताकि आगे का काम शुरू करूं। बोलिए इस सिस्टम में कोई डाउट? आदित्य आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई चीज पूछा जाए तो पहले खड़ा हो आप वही चिट्ठी हुई तो आपको सरलता सिखाई थी। आइए यहाँ बोर्ड पर देखिए। तो मैंने आपको कहा कि बेटा जब आप इसमें धारा का निवेश कर रहे हैं, राइट? अभी कुछ देर पहले मैं आपको समझा चुका कि कैसे धारा बदल रही है, कैसे फ्लक्स बदल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अब हम चूंकि पहले से भी जानते हैं, आज भी समझा दिए, अब हम उसका लाभ उठाएं। तो जैसे हम यहाँ धारा का निवेश किए, बताइए फ्लक्स में चेंजिंग आने के कारण अन्योन्य प्रेरण की घटना हुई और अन्योन्य प्रेरण की घटना से यहाँ वोल्टेज पैदा हुआ, धारा बही और ये उस वाली कुंडली से हुआ जिसमें फेरे की संख्या ज्यादा। तो हमने उसको डाटा में ले आया कि फ्लक्स बदलने के कारण द्वितीय कुंडली से वोल्टेज DS उत्पन्न हुआ जिसमें फेरों की संख्या N2 आप NS करो या कुछ भी करो तो संकेत बनाओ तो बताओ इसी प्रिंसिपल में काम कर रहा है। इसलिए बताओ द्वितीय कुंडली से प्राप्त वोल्टेज राइट? This is how the obtained voltage from secondary wire। बोलो अब यहाँ बताओ बेटा क्या लिखो? फ्लक्स चेंज हुआ वहीं से पैदा हुआ। कितने लोग को इसको पाया समझते? पक्का? इक्वेशन नंबर अब चलो दोनों की कंपैरिजन करनी है। बोलो फर्स्ट अपॉन सेकंड VP upon DS minus N1 by dt कोई दिक्कत? कैंसिल? तो ये आ गया VP by DS माइनस से माइनस कट गया या यहाँ से आउटपुट हुआ तो उलट दो। तो बोलो VS चाहे जो बच्चे इससे सेकेंडरी लिखना चाहें वो सेकेंडरी लिख सकते हैं। तो आया क्या प्रॉब्लम? अब आपको एक फार्मूला यहाँ प्राप्त हो क्या प्राप्त हो चुका है कि द्वितीय कुंडली का वोल्टेज अर्थात आउटपुट वोल्टेज हिंदी करते हैं तो निर्गत विभव दिक्कत तो नहीं आ रही है और निवेशित विभव का अनुपात
ये द्वितीयक कुंडली द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या Yes, sir. क्या दिक्कत है बताओ? No, sir. आ गया फिर इसको? Yes, sir. अभी हम थोड़ा और बातें करेंगे। इधर मिला सकते हैं? Yes, sir. अब आपको इस पर न्यूमेरिकल आएगी परीक्षा में, तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कहा सकता है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 है Yes, sir. और निवेशित वोल्टेज 220 है, तो बताओ इसे 1000 वोल्ट में बदलने के लिए कितने द्वितीय कुंडली में फेरे होने चाहिए? यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। तो बताओ 1 2 3 डाटा पता है? चौथा लिखे और जिसको अभी मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट याद है वो ये भी नहीं करेगा, डायरेक्ट देख लेगा तो गुना है उतना हिस्सा। अभी यहाँ बताए कि जितना गुना वोल्टेज कन्वर्ट हुआ होगा उसमें करंट हो जाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है कि वोल्टेज जो जिस रेशियो में होगा फेरे भी उसी रेशियो में होगा। नहीं समझ में आएगा? जैसे मान लो ये सब कंडीशन के लिए भी बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी बोर्ड में आएगी तो एकदम इजीली लगा सकते हो, बशर्ते तुम कितना ध्यान से पढ़ाई करते हो उस पर डिपेंड है। जैसे हमने कहा कि VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP। अब हमसे कहा कि 220 वोल्ट है और इसमें फेरे 100 और इनको 2200 वोल्ट में बदलना है। तो देखो ये 10 गुना हो गया कि नहीं? तो बिना लगाए चलो किस तरह 1080 नहीं आ गया? बोलो ये 10 गुना वोल्टेज है कि नहीं? तो ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं बता रहा है। तो 10 गुना फेरे बढ़ा दो। प्राइमरी में 100 थे तो कितना हो जाएगा? यानी सेकेंडरी कॉइल में 1000 फेरे वाली कुंडली बनानी चाहिए। समझ में? ये मतलब उल्टा भी तो हो जाएगी ना कि इधर दिया हो इधर का पूछे वही शेष। क्या आपको डायरेक्ट जवानी वाली बात समझ में आ रही है? जिसको नहीं आ रही है, जिसका गणित कमजोर है, वो इसमें रख के लगाएगा, उसमें क्या करना। अब कोई डाउट है? कितने लोग क्लियर हो गए? पक्का? तो एक सूत्र आपको मिल गया बेटा, एक सवाल आपको इस पे आएगी। अब आते हैं दूसरा बेटा। अब आप बताओ जस्ट ये स्टेप डाउन का भी मुझे पढ़ाना चाहिए या क्लियर हो? कोई डाउट? कितने लोग को स्टेप डाउन आ जाए तो बता सकते हैं? हाथ उठा के बताइए। पक्का? चलिए आप समझ गए, क्योंकि मैंने वहाँ बताया वही कहा था उल्टा। देख लो बेटा अपने को कहा लो, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट इसी का जा रहा है और इस पर आपको सवाल 100% गारंटी है। और क्या क्या बनेगा कुल बताता जा रहा हूँ। अभी तो मैं जितना कल का गिना हूँ इसमें तो गया ही नहीं, अभी तो मैं इसी पर बता रहा हूँ। पक्का हो गया बेटा? आओ अब ये बेटा नहीं और अब इसको ले अब डेरिवेशन का अगला पॉइंट देखो। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम ले रहे हैं। अब हम जानते हैं कि निवेशित परिपथ की शक्ति और निर्गत परिपथ की शक्ति ऐसा ही मैंने कहा। तो लिखते हैं जानते हैं the input power of the circuit, power of input circuit is equal to power of बोल बेटा लिखा है? और अभी हम लोग लिखे थे बोलो P बराबर V है। तो बताओ इसमें जो इनपुट वोल्टेज है वो
क्या डीपी है? Yes, sir. No, sir. अब इधर भी V इनटू है, जो आउटपुट है वो सेकेंडरी से है। बता बेटा प्रॉब्लम। No, sir. तो अब मुझे चाहिए था VS बटे VP, लेगा सेट। Yes, sir. और बोलो इसको इधर ले जाओगे तो ये इधर Yes, sir. बोलो IP अपॉन IS। अब वो इजी बतिया में हम समझा रहे थे। Yes, sir. देखो व्युत्क्रम चल रहा है कि नहीं? Yes, sir. वो समझा रहे हैं? Yes, sir. तो बोलो VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS। यहाँ बेटा ये तुम्हारा सेकेंडरी से आउटपुट होता है। Yes, sir. तो ये आउटपुट वोल्टेज है, ये Output voltage और ये अगर जिस बच्चे को ये भी पढ़ने में दिक्कत है तो वो ऐसे ही कर सकता है। आई बार बटे आई नॉट ही नॉट बटा आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट बटा आउटपुट करंट। यानी आपके पास मैं दोनों विकल्प छोड़ रहा हूँ, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ निर्देश होगा वही प्राइमरी होगा, जहाँ आउटपुट होगा तो आपको अपना संकेत यस या पी, ओ या आई कैसे बनाना हो बना डालिए। आपको कैसे सुविधा है आप बताइए। VS बटा और यही देखिए VS बटा। तो अगर हम इसको मान ले ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो बताइए क्या इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 4 के बराबर लिखा जा सकता है? तो बताइए NS NP यदि ये प्रिंसिपल भी बता रहा है कि जो कुंडली के फेरे की संख्या है वह धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन यस ऊपर तो ये एस नीचे ऊपर रहता तो समानुपाती यानी बात वही ना आती थी कि वोल्टेज जो गुना बढ़ेगा इसका हिस्सा तो आपको मैंने प्रमाणित कर चुका हूँ। यही चीज पहले नहीं समझाया था कि आपको कंपटीशन में कैसे जाना चाहिए। अभी दिक्कत है। तो अब इसका ये टोटल प्रिंसिपल फिनिश हो गया और ये आपको सवाल लगाने के लिए 1, 2 और 3 बार होंगे। अगर आपको करंट दिया रहेगा और वोल्टेज दिया होगा तो इस सूत्र से लगाइएगा और फेरे की संख्या है तो आगे बेटा और धारा और फेरा है आपको डाउट है? तो यही 3 में कोई एक न्यूमेरिकल आपको। अब आते हैं छोटी छोटी बातों पर जो 5, 7, 8 को गिनाया गया है। कल हमने आपसे सवाल उठाया था पहला कि ट्रांसपेरेटरी रेशियो किसको कहते हैं। हिंदी में कहेंगे परिणमन अनुपात। यानी व्हाट इज द ट्रांसपेरेटरी रेशियो अर्थात परिणमन अनुपात। चलो बेटा समझ तैयार हो बेटा? देखो बेटा आपके सामने एक सूत्र है वो दूसरा है और ये तीसरा है। हम उठा रहे हैं बताओ हम करेंगे इनपुट करेंगे तो आउटपुट सर्किट ही से जो हमको वोल्टेज और करंट मिलेगा वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा
कि हमको कितना लाभ या हानि। जैसे ऐसे मान लो कि आप रोज स्कूल आते हो पढ़ने आने में रोज आपका किराया भाड़ा लगता होगा, मम्मी पापा के द्वारा भोजन पानी दिया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ये आपका रोज निवेश हो रहा है। और आपका जो आउटपुट होगा वो रिजल्ट होगा ना। आप ही में से कोई बहुत अच्छा मार्क्स पाएगा, कोई कम पाएगा, हो सकता है किसी ने परिश्रम ना किया हो तो फेल भी हो जाएगा। तो ये जो आउटपुट हुआ वही आउटपुट से ना आपकी दक्षता आंकी जाएगी। आप अच्छे मार्क्स पाए हो तो कहा जाएगा बहुत बढ़िया, अच्छा लड़का था, मेहनत किया, निकल गया। कोई कम पाएगा तो कहा जाएगा इसकी दक्षता कम है, ये बच्चा मध्यम वर्ग का है। और कोई सफल ही नहीं हुआ तो क्या कहा जाएगा, ये बच्चा एकदम लापरवाह है, यानी दक्ष नहीं था, पढ़ाई लिखाई को लेकर सीरियस नहीं था। जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि बेटा बोलिए, पूछिए। अब आप अपने ऊपर जिस तरह प्रतिक्रिया ले रहे होंगे वैसा ही आपका स्वभाव काम हो रहा है, वैसा आपका बुद्धि काम हो रहा है, आपकी सोच काम हो रही है। ये आप रोज लगभग समझाते हैं कि ऐसा होता है। बस वही चीज अगर हम रेशियो में निकालें तो आपको रिजल्ट आने से पहले मम्मी पापा ने कितना निवेश किया और आपने अपने रिजल्ट से क्या आउटपुट दिया, तो वो आउटपुट का और इनपुट का अनुपात आपका ट्रांसपेरेंटली रेशियो है। दिमाग में आया? यानी कि अब आप अगर देखें तो मैं लिख रहा हूँ VS बटा VP बराबर NAS अपॉन NP और यह DS अपॉन VP CINS अपॉन बराबर IP अपॉन IS। तो बोलिए IP अपॉन IS। देख रहे हैं आप? तो ये देखिए सबका अनुपात बराबर चल रहा है ना। इसी अनुपात को हम कहेंगे यानी कि परिणाम अनुपात बताने के आपके पास तीन बेस बन सकते हैं। द्वितीय कुंडली के वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अनुपात को आउटपुट कुंडली के फेरों की संख्या धारा के आधार पर बोलना तो उल्टा बोलना। प्राइमरी से प्राप्त धारा आगे समझ में तो जो तीन बेस बन रहा है उसमें दो बेस एक जैसा है, धारा वाला उल्टा चलेगा इसलिए उसका उल्टा होगा। अब क्लियर हो गया? निर्गत विभव और निवेशित विभव। निर्गत विभव निवेशित विभव देखिए ये अनुपात अथवा समझ रहे होगे आप क्या बोलने वाला अथवा निर्गत कुंडली के फेरों की संख्या निर्गत कुंडली के फेरों की संख्या व निवेशित कुंडली के फेरों की संख्या। फेरों की संख्या का अनुपात
का परिणमन अनुपात परिणमन अनुपात। अब 2 ग्राम आउटपुट रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट voltage R number of turn in secondary coil number of turn in secondary coil and the number of turn in primary is called transparatory ratio। और बेटा इसको किससे डिनोट करोगे आप? और आपको जानिए इसका कोई इकाई नहीं होगा क्योंकि दोनों एक समान भौतिक राशि है। और आप कई बार पढ़े हो कि समान भौतिक राशियों के अनुपात का कोई इकाई नहीं होगी। अब ये सब छोटी बातें पूछा जाएगा भाई बहुत से लोग नहीं बताते तो उनको याद ही नहीं रहता क्या कहा। आप कोई डाउट है? ऐसा कोई प्रॉब्लम? तो बेटा इसमें जितना भी मैथमेटिकल वर्क था कि स्कूल में अब ये पूरा फिनिश हो गया और सवाल भी शुरू हुए। 4 सवाल थे केवल। एक ट्रांसपेरेंटरी रेशियो है, एक आपका ये जो आप देख रहे हैं धारा वाला लेकर के सवाल पूछ सकता है, एक नंबर ऑफ टर्न हो सकता है, एक वोल्टेज। आपको दिक्कत? अब आइए अब आपको ट्रांसफार्मर की दक्षता बताते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकलती है। अभी वही जो अभी मैं समझाया इनपुट मतलब आप निवेश कितना किए और निर्गत कितना हो रहा है वही आपकी दक्षता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मैं आपको अभी आपके निवेश और निर्गत को आधार बना के कह रहा था कि आप अगर निवेश कम कर रहे हो और आपको निर्गत ज्यादा हो रहा है आप निवेश कितना कर रहे हो और आपको निर्गत कितना हो रहा है। अगर सोचो आपने निवेश कम किया और आपको निर्गत ज्यादा, उस आदमी को कहोगे ना बहुत ही दक्ष आदमी है। अगर आपका निवेश ज्यादा हो रहा है तो आप बताए उस आदमी की दक्षता और जितना का आप निवेश करो उतने का आपको लाभ मिले उतने मिले तब बताओ कोई लाभ तो नहीं होगा। इसमें तो कोई दक्षता नहीं है। इसका मतलब कि जिस प्रकार किसी की दक्षता वो हमको आउटपुट क्या कर रहा है उस पर निर्भर करता है और निवेश कितना हुआ उस पर करता है। उसी प्रकार ट्रांसफार्मर भी इसी पर निर्भर करेगा। क्या कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अनुपात
दक्षता कहते हैं। Yes, sir. आया? Yes, sir. अब जिनको 11 का रेफ्रिजरेटर वाला कॉन्सेप्ट ही जो पढ़ाई गई थी उसमें वहाँ भी दक्षता पढ़ाई गई है। वो भी याद होगा तो उससे भी काम हो जाएगा। नहीं याद है यहाँ आपको बता दिया कि आपने ट्रांसफार्मर के निवेश कितने वोल्ट का किया और आपका ट्रांसफार्मर ने जब उस विभव को कन्वर्ट किया तो आपको कितना वोल्ट आउटपुट दिया, उसी का अनुपात उस ट्रांसफार्मर की Yes. आगे बेटा समझ Yes, sir. निर्गत विभव, निर्गत विभव और निर्देशित निर्गत विभव और निर्देशित विभव के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहा जाता है। रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज is called efficiency of transformer. हाँ बेटा Yes, sir. चलो अब आपकी परिभाषा से मैं सूत्र बना ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक कार्टन की डेफिनेशन। बोलो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू efficiency of the transformer, यानी ट्रांसफार्मर की दक्षता। और आप पहले दिन से पढ़ते आ रहे हो दक्षता को हम लोग हर समय ईटा से करते हैं। तो ये बेटा आपकी आखिरी ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब अगर आपके सवाल में आ गया प्रतिशत दक्षता, प्रतिशत यानी परसेंटेज एफिशिएंसी, तब आपको क्या करना है, खुद से नहीं करना है, बस 100 से गुणा कर दीजिए परसेंटेज, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इन 100। तो ये हो गया प्रतिशत। चले जाए। Yes, sir. अब हम लोग आधा से ज़्यादा कम इसका निकालेंगे। अब छोटी छोटी और बातें हैं उस पर भी आएंगे। तो दक्षता भी आपको मालूम होगी और प्रतिशत ठीक है। Yes, sir. अब हम आपको प्रतिशत दक्षता भी समझाएंगे। अब आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में जब आपने इनपुट किया था और ट्रांसफार्मर आपको जब आउटपुट किया तो आपने कौन सी ऊर्जा इनपुट की थी और जब वो आउटपुट किया तो वो कितनी ऊर्जा में डिवाइड हो गया। Yes, sir. आइए देखिए, आप तो यहाँ से करंट डाले थे
और आपको पता है करंट का मतलब होता है अनुष्का यानी से अपना नोट करते हैं कौन सी एनर्जी बेटा। लेकिन आपने लिखा होगा कि जब ये यहाँ से करंट आउटपुट होता है, देखिए मैं एक एक सिस्टम पर आप जैसे जैसे ये पढ़ाते जा रहे हैं वो खुद ही मांग कर रहा है कि मुझे ये वे बताते जाइए, तो आप इस पर ध्यान दोगे तो आपका पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर तैयार रहेगा और आपको कहीं से पूछेगा बना लोगे। अब देखो जब आप इसमें करंट डालते हो ट्रांसफार्मर में, तुम्हारे भी घर में अगर स्टेबलाइजर है तो देखो, या गांव के पास से गुजरना तो ट्रांसफार्मर से क्या क्या आवाज आती है, क्या हो रहा है, ये देख के भी समझ सकते हैं। बता जब ट्रांसफार्मर में आपने करंट इनपुट किया तो वह कौन सी हो गया, लेकिन जब वो आउटपुट किया तो आपने आउटपुट किया तो करंट ही किया, तो वो भी थी विद्युत ऊर्जा। यानी ये भी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही। लेकिन साथ ही आपने महसूस किया होगा कि ट्रांसफार्मर गर्म होता चला जाता है। इसका मतलब कि जब हमने ट्रांसफार्मर में करंट इनपुट किया तो जब ये आउटपुट किया तो हमको 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके साथ उसकी कुल ऊर्जा थर्मल एनर्जी इसमें यानी बेटा अगर सवाल बनता है कि ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आप क्या जवाब दोगे कि ट्रांसफार्मर में। बोलो भाई, इतना बताने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए दिक्कत वाली बात है। अब मैं बार बार बता के पूछ रहा हूँ तो कम ही लोग बोल रहे हैं, बाकी चुपचाप बैठे हो वेट कर रहे हैं। तो अपनी स्थिति को ठीक करो। अभी बता के पूछा जा रहा है जो तुमको बैठा है, बताओ बेटा क्लियर हो रहा है। हाँ फॉर्मेलिटी को नहीं कहा, बोलने को कहा कि क्या पूछा जा रहा है वो बोलो, जो पूछा जा रहा है वो बोल नहीं रहे हो, विद्वान बन के बैठी हुई तो विद्वता दिखाओ। तो देखो ये जो है ट्रांसफार्मर है, इसमें जब तुमने इनपुट किया तो कौन सी ऊर्जा इनपुट हुई है, और जब आउटपुट हो रही है उसमें ऊर्जा दोनों में बदल रही है और दोनों में कन्वर्ट हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इन दोनों में कन्वर्ट हो रही है तो जो आउटपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी हो रही है वो 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी और ट्रांसफार्मर की दक्षता इसी पर डिपेंड करेगी। किस पर? ध्यान से सुनना, इसी पर कि हमको जो आउटपुट हुआ है, दिमाग में आ रहा है? जो हमको पहले पढ़ते वो जो आउटपुट होने वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह इतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल रही है, अर्थात कम से कम वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदलनी चाहिए, तब तो वो ट्रांसफार्मर बहुत बढ़िया है। और अगर अब जैसे हम आपसे सवाल कर दिए या वाइवा में पूछ दिया जाए कंडीशन में कि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 80%। अब आप देख रहे हैं इसमें इतना क्वेश्चन है कि मैं एक एक चीज को निपटाता रहता हूँ और मैं 3-4 लोगों को ले रहा हूँ जिनका अटेंशन इस बात पे एकदम नहीं है, तो उनके पास भी जाके ज्ञान वापस होता है और उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना मैं परेशान करूँ, वो अपने में ही मस्त है। तो बेटा कोई आपको नहीं बदल सकता है, तो आपको पहले भी कह चुका हूँ, बदलाव के लिए पूरी तैयार होना है।
तो देखिए अगर ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है तो इसका मतलब है कि उसने 80% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया यदि हमने जो क्योंकि ऊर्जा का विनाश नहीं होता तो हमने जो 100% यानी 100 जूल ऊर्जा या 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इनपुट की और आउटपुट 80 दिया है तो 80% दक्षता है और उस 80% में 80% हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली है और 20% अब अगर कहीं उल्टा हो गया तो देगा तुरंत ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर आया आपको समझ में? अभी मैं चर्चा करूंगा ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं है। आप अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा बताओ किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% तो इससे क्या समझते हो? 90% हमको इलेक्ट्रिकल अब सवाल होगा कि एनर्जी ये जो लॉस जा रहा है लॉस होता नहीं ऊर्जा का हानि नहीं होता अब हमें पढ़ने के लिए तो करना पड़ेगा ना क्योंकि हमने तो 100 जूल ऊर्जा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के रूप में डाली थी आउटपुट हमको केवल 80 या 90 ही हुई मेरा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मामले में 10% लॉस गया ना और हम बार बार कह रहे हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं जाता एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ट्रांसफर तो हो गई थर्मल एनर्जी लेकिन ये हुआ क्यों मेरा ये आगे आपको समझ में तो अब ये क्यों हुआ आइए इसका पता लगाते हैं चलन है तो देखिए थर्मल एनर्जी में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी में न कन्वर्ट होना की ऊर्जा में आराम अभी आप समझ में अब आप देख रहे हो मैं बताता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ अब अगर परीक्षा में आ गया कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का ह्रास क्या है तो बता सकते हो यानी व्हाट इज द लॉस ऑफ ट्रांसफर व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द ट्रांसफार्मर दैट्स क्लियर तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा में ह्रास क्या है अब क्यों है ये भी बाद में बात होगी तो ह्रास क्या है तो हम कहेंगे कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता लेकिन जो ट्रांसफार्मर में इनपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी की गई और ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बदलने के बाद जो करंट आउटपुट किया वो हमें 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलती इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ साथ थर्मल एनर्जी अतः आउटपुट होने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट वाले से कम यही कमी ऊर्जा में ह्रास है अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ गया बेटे व्हाट इज द लॉस इन द एनर्जी ऑफ ट्रांसफर तो कहोगे कि द आउटपुट एनर्जी विच यू आर गेटिंग बाय द आउटपुट डिवाइसेस दैट इज नेवर इक्वल टू द इनपुट एनर्जी it is always less than the input energy so this loss is called loss of energy हिंदी में फिर से सुन लो निर्गत हुई विद्युत ऊर्जा निवेश की गई विद्युत ऊर्जा की तुलना में कम होती है यही आई कमी अब इसका अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन लो तो अगर ऊर्जा में ह्रास को मैं E कहूँ तो बोलो E आई डिफरेंस E O यानी इनपुट एनर्जी के अंतर को एनर्जी देखो मैंने गणित परिभाषा बना दी हिंदी में इसीलिए कहता हूँ थोड़ा ध्यान रखोगे तो सब आ जाएगा और इतना मेहनत इसीलिए हो रहा है अब तक ये क्लास में होता है तो अगले 3 दिन लगता है इतना बताने तो उसका लाभ उठाओ ना ये लंबा क्लास चलाने का ही मतलब है अब बोलो क्या करो परिभाषा हो जाएगी निवेशित की गई विद्युत ऊर्जा
और निर्गत विद्युत ऊर्जा के अंतर को ऊर्जा में आया। Yes, sir. अब सवाल होगा ऊर्जा में ह्रास होता है। चला, ऊर्जा में ह्रास होने का 4 कारण है। कितने कारण? 4। There are 4 reasons to losing energy। अब यही चीज अगर घुमा के सवाल पूछे कि उष्मी ऊर्जा में बदलने का क्या कारण है, तो आप ही बताओ ना। यही ना लसवा है उष्मी ऊर्जा। Yes, sir. यानी वो यही बलिया में पूछ रहा है। Yes, sir. आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. दिमाग में गया क्या कहना हो? Yes, sir. यानी अगर पूछता है एग्जामिनर चाहे पेपर में कि हमारा ट्रांसफार्मर गर्म क्यों हो जाता है, तो आखिर बलिया वही है ना भाई। उष्मी ऊर्जा ही ना टेम्परेचर बदलती है। Yes, sir. आप 11 में ऊष्मा का चैप्टर पढ़े थे और नहीं कहता था इक्वल याद रखना, 12 में बार आएगा। तो आप बड़ी मेहनती हो, याद रखते ही हो। तो आपको ये पता ही है कि ऊष्मा वो कारण है जिसकी वजह से किसी भी वस्तु का ताप या तो बढ़ता है, यानी ताप में परिवर्तन होने वाले कारण को ऊष्मा कहते हैं। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते समय में बार बार कहा गया कि ये सब चीजें आपको रखना है 2 वर्ष। तो जिसका मेंटेन है और बार बार कहा गया है, जब जब गैप दिया गया, छुट्टी दी गई, तब तब कहा गया बेटा ये काम करना है आपको, तो आपने उसी ईमानदारी से किया, क्योंकि ऐसा ही मुझे मानना है। क्योंकि आप यहाँ आते किस लिए हो? पढ़ने के लिए, और जो कहा गया टीचर द्वारा वही ना करोगे, ऐसा हमें मानना पड़ता है। अब तुम नहीं करते हो तो ये तुम्हारी दक्षता में कमी है, क्योंकि तुम अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते, ये तुम ही तय करोगे ना। आई हैव ओनली टू मेक द डायरेक्शन which way is better for you, but if you want to go on that route, so then you will be going to benefit. Otherwise, if you are not doing so, so you are as there where you want to stay. तो आप वहीं पर हो जहाँ रहना चाहते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते। तो बेटे यही सवाल अगर घुमा के कहता है कि ऊष्मा में बदलने का कारण क्या है, या ट्रांसफार्मर के हीट होने का कारण क्या है, अर्थात ऊर्जा में चलेगा। Yes, sir. आओ विचार करते हैं। देखो पहला कारण है, पहले ऊर्जा में ह्रास होने के मैंने बताए 4 कारण है। पहला से कारण बता रहा हूँ, कॉपर लॉस, ताम्र हानि। इस पर क्वेश्चंस भी मिलते, मैं वो क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जो पेपर में आए हैं। स्टेप बाय स्टेप बताना कम से कम ये नहीं पता कॉपर लॉस, ताम्र। ठीक है, चलेंगे। Yes, sir. तो पहले बताता हूँ कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है? देखो मैंने जानबूझ के ट्रांसफार्मर का डायग्राम बिठाया है ताकि मैं बता सकूँ। बताओ मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि बेटा ये जो आप कुंडली बना रहे हो वह इंसुलेटेड कॉपर वायर। और अभी हाल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे तब भी कहे थे कि दुनिया में ऐसा कोई मेटल नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। उम्मीद है सबको। और ये बात मैंने सुपर कंडक्टर पढ़ाते समय कहा। अपोज से हटते हुए भी थोड़ा सा बता दिया था कि बेटा सुपर कंडक्टर कब होता है। तो चलिए वो सब आपको आता है, बट हम अभी मतलब पर चल रहे हैं। बताओ ये चाहे हम प्राइमरी वायर बनाए हो, बताओ हमने तांबे के इंसुलेटेड वायर को लपेट के बनाया बनाए हैं ना। तो बताओ तांबा या कोई भी मेटल हो, हर मेटल में प्रतिरोध थोड़ा या ज्यादा सब में होता है।
सही है? Yes, sir. तो सब में होता है, तो बताओ आपको कहा गया था कि प्रतिरोध वह है जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। और अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था कि बेटा ठोस में जो धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में चलती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को रोकता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन जो भी त्वरित होके जाता है उसके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता है। और यही वजह है कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। याद है ना? कि यही कारण है कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में ये आपके लिए कभी अब तक मैं 10 जगह बता चुका हूँ। क्लियर है? तो देखिए ऊष्मा में बदलने का पहला कारण मिल गया कि नहीं? क्या मिल गया? स्टेबल फिर से कहते हैं। ट्रांसफार्मर में चाहे प्राइमरी कॉइल हो चाहे सेकेंडरी कॉइल हो, दोनों कॉइल तांबे के तार से बनाए जाते हैं। और तांबा एक मेटल है और हर मेटल में प्रतिरोध जोड़ा जाता है और प्रतिरोध धारा के मार्ग में और चूंकि ठोस में धारा विद्युत धारा मुक्त है, अगर ये धारा गुजरती है तो ये कॉपर वायर अपने प्रतिरोध के कारण उनके मार्ग में रुकावट डालता है, जिससे इस धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और यही ऊर्जा ऊष्मा में ट्रांसफर हो जाती है, जिसके कारण वो हीट हो जाता है। तो एक गिलास आने का कारण अब कोई दिक्कत? फ्लक्स, दूसरा है फ्लक्स गिलास। अब आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले अभी बिल्कुल समझाया गया तो बताया गया कि बेटा धारा के बदलने से ही फ्लक्स में बदलाव होता है, बताया गया। फ्लक्स के कारण ही प्रेरित विद्युत भाग सदैव उसी कारण का विरोध करते हैं। देखो विरोध कर रहा है, तो दूसरा लॉस इसके अब आया थी, समझ लीजिए। अब तीसरा लॉस जो जा रहा है बेटा, वो जा रहा है एडी करंट में, जिसके बारे में कल मैं आपको सुना। एडी करंट माने धोंवल धारा। कौन सी धारा? और अब इसको आप सभी लोग समझिए कि एडी करंट होता है। चला बहुत ही मजेदार सवाल उठा है और इसको आप समझ लीजिएगा तो याद करिएगा। मैंने यहाँ पर अभी 2 सवाल छोड़ा था कि ये पतली धातु की पत्तियां क्यों लगी हुई हैं, मोट वायर में नहीं क्यों लगी। जितने लोगों ने अपने घर में कभी आयरन यानी कपड़ा प्रेस करने वाला प्रेस खोल के देखा होगा तो देखिएगा उसमें एक कॉइल लगाया जाता है, फिर ऊपर देखिएगा नरम लोहे का एक मोटा सा पत्ती प्लेट रखा जाता है, वो प्लेटवा हटा दो ना तो आपका प्रेशर गर्म रहेगा। तो आज आप वो भी रीजन जान जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि पंखा आप यूज करते हो तो साल 2 साल जितना भी यूज करो, जब आप सीजन हो तो आप बार आप सीजन हो जाए, मतलब जाड़े में लोग नहीं इस्तेमाल करते, तो आप पंखा निकाल के मार्केट से ले आओ इंसुलेशन और उसको इंसुलेट कर दो, तो आपका पंखा की लाइफ फिर 2 साल 4 साल बढ़ जाएगी, वो जलने वाला नहीं। ये कौन सा रहस्य है, अब वही बताएंगे। आप लोग पहले पानी से अधिक कक्षा 11 में जाओ, दिमाग से क्लियर हो जाए। पढ़े होंगे कि जब कोई भी वाटर किसी भी नलिका में या किसी भी पात्र में
जैसे नहर हो, नदी हो, बह रहा हो, तो जब इनका प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है तो इस प्रवाह को लीनियर फ्लो कहा जाता है। लीनियर को टर्बुलेंट धारा रेखीय प्रवाह विक्षोभित। अब आपने देखा होगा कि यही पानी जब अणु जब विक्षुब्ध प्रवाह में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पा लेते हैं तो देखे होंगे पानी ऐसे भावर बना देती है। जरा यहाँ देखो क्या हो रहा है। जब आप इसमें एसी डाल रहे हो तो कुंडली बताओ कैसे बनाई जाती है। अब इसमें धारा बताओ उसी रास्ते से जाएगी जिस रास्ते से तार जाना है। तो जब प्रत्येक धारा को हम कुंडली में डालते हैं तो कुंडली में डालते समय इसका मार्ग देखो ये वृत्ताकार हो जाता है। आया समझ में? और वृत्ताकार होता जा रहा है तो बताओ जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जा रही है प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। और इस प्रतिरोध के कारण बताओ धारा बदलती जा रही है। इस धारा के बदलने से बताओ फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और इस कारण से इसमें चक्करदार धारा पैदा हो जाती है और वही धारा कहलाती है। यदि आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जो चक्करदार धाराएं पैदा हो जाती हैं उन्हीं धारा, और यही भंवर धारा फ्लक्स के कन्वर्जन होने से ये ऊष्मा पैदा होती है। आया बात समझ में? और ऊष्मा पैदा करने से उसका ताप बढ़ता है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? तो सुनिए भंवर धारा क्या है। किसी भी कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडलियों में चक्करदार धारा उत्पन्न होती है। क्यों? फ्लक्स के बदलने के कारण। उसी उत्पन्न चक्करदार धारा को और इसी करंट के कारण थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी ऊष्मा में विद्युत ऊर्जा अब आ गया आपको। और जब ऐसा होता है तो यहाँ चुंबकीय क्षरण होता है और इसी क्षरण से यहाँ पर वेव्स जनरेट होती है। आ रहा समझ में? और यही वेव जो जनरेट होती है वही आप ट्रांसफार्मर के पास से गुजरेंगे तो सुनाएंगे बने के नहीं देता है कि नहीं? और जब थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो इनकी कंपन या हलचल क्षरण बढ़ जाने से तरंग की आवृत्ति तो जोर से सुनाई। सब समझ में आ गया? तो ये रीजन है इसके। आपको पूरा यानी इसी के साथ आपका प्रत्यावर्ती पूरा। अब कोई प्रॉब्लम किसी को कोई दिक्कत